In this video, we'll start with characteristics of accounting. So, characteristics of accounting mean the first characteristic, which is accounting is an art as well as a science, is already covered in the previous video. So, the second characteristic of accounting is recording of financial transactions only, है ना? Second is recording of financial transactions only. जब हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंटिंग बेसिकली स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड फिर उसको रिकॉर्ड करना. सो अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, इतना तो हमें पता चल गया. अब जो कैरेक्टरिस्टिक है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, सो व्हाट इज एक्चुअली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, है ना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है, इट इज़ बेसिकली अ टू पार्टी ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इट इज़ अ टू पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, इन्वॉल्विंग buyer and seller and involves money in some way, है ना? तो जो भी ट्रांजैक्शन जिसमें बायर और सेलर इन्वॉल्व हो, है ना, कि बायर और सेलर ये दो पार्टी इन्वॉल्व हो, तो ये टू पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए क्योंकि इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व है, बायर और सेलर, और मनी इन्वॉल्व होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन में. सो दैट ट्रांजैक्शन इज बेसिकली कॉल्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, है ना? तो अगर कुछ एग्जांपल्स देना चाहें हम लोग कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं, बेसिकली मैं कोई ट्रांजैक्शंस आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को ये बताइए कि वो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोले जा सकते हैं या नहीं जा सकते. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज सेल्स. सो इज सेल अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? सेल में क्या हो रहा है, आप किसी को गुड्स बेच रहे हो, कोई आपका गुड्स खरीद रहा है, तो दो पार्टी तो इन्वॉल्व है इसमें, एक बायर एक सेलर, ठीक है. क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है? यस, मनी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम वे, क्योंकि आप अगर उससे खरीद रहे हो तो आप ज़रूर उसको पैसे दोगे. तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? इस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है, ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ. सेकंड, परचेज. क्या परचेज एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? ऑफ कोर्स परचेज इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. थर्ड, रिसिट्स. किसी से पैसा लेना, इसमें भी दो पार्टी इन्वॉल्व है, कुछ दोनों के बीच में ऑब्लिगेशन होगा तभी वो आपको पैसे दे रहा है. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज मनी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व. पेमेंट्स, अगर रिसीट एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो पेमेंट भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा. अब कुछ ट्रांजैक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि समझ लीजिए रेजिग्नेशन ऑफ मैनेजर. एक बहुत पुराना मैनेजर आपके बिजनेस में काम कर रहा था जिसने आज ही रिज़ाइन कर दिया. क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके बिजनेस को क्या ये फाइनेंशियली इफेक्ट करेगा? क्या ये आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स या लॉसेस को इफेक्ट कर सकता है? क्या ये कस्टमर रिलेशनशिप्स को इफेक्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन. पर क्या ये ट्रांजैक्शन फिनेंशियल कैरेक्टर का है या नहीं है? या सो रेजिग्नेशन ऑफ मैनेजर वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, लेकिन क्या इसको फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं? क्या इसमें मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है? क्या इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है जो मनी का एक्सचेंज कर रहे हैं? नहीं. रेजिग्नेशन ऑफ मैनेजर ऑफ कोर्स फाइनेंशियली बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी के लिए ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व नहीं है. सेकेंडली, अगर आपका जो एक कोई बहुत इम्पोर्टेंट एम्प्लॉई है is on leave for 1 month,
तो क्या ये आपके बिजनेस को फाइनेंशियली इफेक्ट करेगा? ऑफ कोर्स कर सकता है। आपके बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत ऐसे ऑर्डर्स आ सकते हैं जो इस एम्प्लॉय के बिना आप पूरे नहीं कर पाओ और आपको बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस हो। लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? क्या इसमें डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व है? नहीं है। डायरेक्टली इसमें कोई मनी का एक्सचेंज हो नहीं रहा है, डायरेक्टली कोई मनी इन्वॉल्व है नहीं, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है नहीं। थर्डली, क्वारल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। तो क्वारल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगा, सेल्स मैनेजर ने बोला मैं सेल्स नहीं करूंगा। तो क्या ये आपके बिजनेस को फाइनेंशियली इफेक्ट करेगा? ऑफ कोर्स इफेक्ट करेगा। प्रोडक्शन रुक जाएगा, सेल्स रुक जाएगी, बिजनेस में प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? इसमें क्या कोई डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है? क्या झगड़े के टाइम में कोई मनी का एक्सचेंज हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। तो जब कोई मनी का एक्सचेंज इन्वॉल्व है ही नहीं, कोई मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजैक्शन है नहीं, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंटिंग में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो सकते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या हो गए? टू पार्टी ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व्स बायर एंड सेलर एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स मनी इन सम वे। तो जैसे ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जैसे सेल्स हो गया, जैसे परचेज हो गया, जैसे रिसीट्स हो गए, पेमेंट्स हो गए, और भी काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है नहीं, वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे नहीं। मतलब ये सब ट्रांजैक्शंस, ये सारे ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं नहीं, तो ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे नहीं। ये सारे ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, तो ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग जो था, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, है ना, वो आपको समझ में आ गया। नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, है ना। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे घर में बड़े लोग रहते हैं जो हमें लाइफ में सही दिशा दिखाते हैं, और हमें ये कहते हैं कि हर चीज़ को पैसे से मत तोला करो, हर चीज़ों को पैसे से मत तोला करो। ल- वो बात लाइफ के लिए एकदम सही है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए गलत है। अकाउंटिंग में हर चीज़ को सिर्फ पैसों से तोला जा सकता है। जो चीज़ को पैसों से तोला नहीं जा सकता, उसको हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं है। आई रिपीट, जो चीज़ों को पैसों से नहीं तोला जा सकता, एनीथिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. So only transactions which are of financial character, because accounts involves recording of financial transactions only, which we had learned in the previous slide. So recording of financial transactions only, and those two which can be measured in terms of money. If it cannot be measured in terms of money, those transactions are not recorded. So money is the only unit of measurement in accounts, है ना। जैसे आप समझ लो, कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे लैंड है, बिजनेस में लैंड है, कितना लैंड है? समझ लीजिए 20,000 स्क्वायर फीट का लैंड है। ठीक है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने, 5 फ्लोर्स की है। ठीक है। टेबल्स, कितने टेबल्स है? समझ लीजिए 50 स्मॉल टेबल्स हैं एंड 60 लार्ज टेबल्स हैं। किसमें? बिजनेस में। और समझ लीजिए चेयर्स है, 100 चेयर्स। और क्या हो सकता है? समझ लीजिए रॉ मटेरियल है, इसको इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कितना है? समझ लीजिए वुड है 50 CFT. ओके, CFT इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वुड विच इज़ क्यूबिक फीट। तो वुड वैसे मेजर होता है। तो क्या अकाउंट्स आपके बुक्स में ये सब असेट्स आपके बिजनेस में हैं, तो क्या आप इसको अकाउंट्स में ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आपके पास ये सब असेट्स हैं बिजनेस में, लेकिन क्या आप अकाउंट्स में इसको ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। अकाउंट्स में
इसको मनी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करना होगा। जैसे लैंड 20,000 स्क्वायर फीट का, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। लैंड जो है वो 50 lakhs का है, दैट मैटर्स इन अकाउंट्स, कि मनी के टर्म्स में उसकी वैल्यू क्या है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग समझ लीजिए 10 lakhs की है, तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। टेबल्स, चेयर्स सब मिला के आप ये समझ लीजिए फर्नीचर 2 लाख रुपीज़ का है। रॉ मटेरियल ₹10 लाख का है। हो सकता है आपके पास बिजनेस में वुड पड़ा हुआ है 50 CFT, आपके पास लैंड 20,000 स्क्वायर फीट का है, लेकिन अकाउंट्स में इस यूनिट का कोई मतलब नहीं है, इस यूनिट का कोई मतलब नहीं है, ये सब यूनिट्स के कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड होगा हम अकाउंट्स में उसी को रिकॉर्ड करेंगे। कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, इन टर्म्स ऑफ मनी हो, कि उसको इन टर्म्स ऑफ मनी ही रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंट्स में, और कोई भी यूनिट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करा दिया था। फिर सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक था दैट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, ये मैंने आपको बता दिया था कि हमको आइडेंटिफाई करना है क्या, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें आइडेंटिफाई करनी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब टू पार्टी ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व्स बायर एंड सेलर एंड इन्वॉल्व्स मनी इन सम वे, है ना। तो मैंने आपको ये भी बता दिया क्लासीफाई करके कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती हैं, क्या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो सकती है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो सकती है कि फाइनेंशियली बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन क्योंकि इसमें डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व नहीं है इसलिए ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, है ना। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो अकाउंटिंग का हम लोग ने पढ़ा वो है कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, कि आपके पास कितने भी असेट्स बिजनेस में पड़े हों। असेट्स मतलब बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लेकिन असेट्स मतलब ये समझ लीजिए कि बिजनेस का जो सामान पड़ा है, तो उसको आप सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई भी यूनिट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासीफाइंग, है ना। व्हाट इज़ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, क्लासीफाइंग। हम लोग शुरू से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी पढ़ रहे थे कि वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करेंगे और क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, डेफिनेशन में भी पढ़ रहे थे। तो बेसिकली हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि क्लासीफाइंग मतलब होता क्या है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली क्लासीफाइंग, है ना, क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है। सो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासीफाइंग मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस एक ही नेचर के हैं उन्हें एक ही साथ ग्रुप करके एक कैटेगरी के अंदर लिख दो। क्लासीफाई मतलब तो ये होता है ना, क्लासीफाई मतलब क्या हो गया, अलग अलग करना। मतलब जो एक नेचर के उन्हें एक साथ लिखना, जो दूसरे नेचर के उन्हें दूसरे एक साथ लिखना, फिर जो तीसरे नेचर के उन्हें एक साथ लिखना। सो क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि जैसे कैश है, कैश कौन से कैटेगरी में आएगा, कैश आएगा असेट कैटेगरी में, है ना। जैसे कैपिटल है जो कि कंट्रीब्यूटेड बाय जॉन है, एक जॉन एक आदमी है जिसने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, जिसने बिजनेस में अपना पैसा लगाया है, वो किस कैटेगरी में आएगा, ओनर्स इक्विटी में, है ना। क्योंकि जॉन अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो जॉन ओनर हुआ और इक्विटी मतलब होते हैं उसके शेयर्स, है ना। तो वो ओनर की इक्विटी हुई, तो ये उस कैटेगरी में आएगा। कैश कौन से कैसे कैटेगरी में आएगा, असेट कैटेगरी में। परचेज, परचेज आप किसी से परचेज करते हैं तो पैसा देना पड़ता है ना, तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस होगा, तो वो आएगा एक्सपेंस कैटेगरी में। तो बेसिकली ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कैसे करते हैं कि एक ही कैटेगरी के जो है वो एक साथ लिख दो। जैसे आप एक कैटेगरी आपने बनाया असेट, ठीक है, फिर जो भी ट्रांजैक्शन असेट कैटेगरी में आएंगे उन्हें आप यहाँ क्लासिफाई कर देंगे कि कैश, और कौन से असेट कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ भी कैश आ रहा है, फिर आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, कैश क्या होता है, असेट क्या होता है, ओनर्स इक्विटी क्या होता है, सब आप पढ़ेंगे। लेकिन आप बस ये पढ़ लीजिए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब तो यही हुआ कि एक ट्रांजैक्शंस जो एक ही नेचर के हैं, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो एक नेचर के, उन्हें एक साथ
एक ही जगह पे लिख दें। और कौन सा असेट दिख रहा है यहाँ पे? असेट में कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, यहाँ कैश है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आप दूसरी कैटेगरी एक बना सकते हैं यहाँ पे कि एक्सपेंस। एक्सपेंस कैटेगरी में जो भी ट्रांजैक्शन आते हैं उसे यहाँ एक्सपेंस के अंदर क्लासिफाई कर दीजिए। जैसे परचेजेस, परचेज है, और एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस सैलरी, तो सैलरी एक एक्सपेंस है। और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि एक कैटेगरी के जो आइटम्स हैं उन्हें एक साथ लिख रहे हैं। इसे बेसिकली बोलते हैं क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, है ना। तो हमने क्या पढ़ लिया अब तक कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में वी नीड टू रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। सेकेंड वी रेड दैट इट रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, कि सिर्फ पैसों से तोल के ही सामान मतलब ट्रांजैक्शंस को लिखना है। थर्डली हमें ये पता चला कि ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके लिखना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है, एक कैटेगरी के आइटम्स को एक साथ लिखना है। फोर्थली जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग है, इट इज़ बेसिकली समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या होता है? समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन अ मैनर। तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। आर्ट है क्योंकि इसमें पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व जनरली रहता है कि समराइज आप अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सो समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ मैनर विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। अंडरस्टैंड मतलब समझ में भी आए और यूज़ कर सकें क्या अकाउंटिंग डेटा को बाय बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना। तो समराइजिंग मतलब क्या हुआ? समराइजिंग मतलब बेसिकली ये हुआ कि डाटा को ऐसे प्रेजेंट करो कि जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो उस डेटा को समझ पाए और यूज़ कर पाए। क्यों? अपने डिसीजंस लेने के लिए। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वही होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। तो बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो गए इंटरनल यूजर्स, सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन हो गया? जैसे मैनेजमेंट, जैसे कि ओनर्स, जैसे कि एम्प्लॉयज़, जैसे कि वर्कर्स। तो बेसिकली मैनेजमेंट को डेटा मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? मैनेजमेंट को ये चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये जानने के लिए कि कौन सा डिवीजन है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा डिवीजन है जिसमें लॉस हो रहा है। जो डिवीजन में लॉस हो रहा है क्या इस डिवीजन को बंद कर देना चाहिए, या मैनेजमेंट ये सोचेगा कि उस डिवीजन को इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, क्या उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगाने चाहिए, या उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ कोई अगर है ऑर्गेनाइजेशन तो उसको वो डिवीज़न असाइन करना चाहिए, क्या उस डिवीज़न के साथ करना चाहिए अगर वो लॉस दे रहा है ना। तो ओनर्स हो गए, ओनर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, डेटा क्यों चाहिए? क्योंकि बेसिकली वो चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में हुआ कितना वो जानने के लिए, है ना। क्या मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो उसमें मैनेजमेंट की क्या गलती है या नहीं है। तो बेसिकली ओनर्स जो होते हैं वो अकाउंटिंग डेटा यूज़ करते हैं, जो कि इंटरनल यूजर्स होते हैं वो अकाउंटिंग डेटा यूज़ करते हैं ये सब जानने के लिए। एम्प्लॉयज़ को अकाउंटिंग डेटा से क्या मतलब है? वो ये देखना चाहते हैं कि बिज़नेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्या बिज़नेस ने इतना प्रॉफिट कमा लिया कि उन्हें इस साल दिवाली पे बोनस मिल सकता है, अगर बोनस मिलेगा तो कितना बोनस मिलेगा। बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के, प्रॉफिट एंड लॉस को देख के, है ना, ये सब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एम्प्लॉयज़ को कितना बोनस मिलेगा, क्या उनकी सैलरी फ्यूचर में बढ़ने का कोई स्कोप है कि नहीं है। वर्कर्स भी बेसिकली यही चीज़ के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं, है ना। तो ये बेसिकली हो गए इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग आ जाते हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन है, कि जो बिजनेस के बाहर हैं। एक्सटर्नल यूजर्स मतलब बिजनेस के बाहर हैं, बिजनेस के प्रमाइस के अंदर नहीं है। ये सब जो है इंटरनल यूजर्स ये बेसिकली बिजनेस प्रमाइस के अंदर ही है। मैनेजमेंट, ओनर्स, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, these are all inside the business premise, है ना। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, प्रेस हो गया, ऑडिटर्स हो गए। ऑडिटर्स मतलब जो अकाउंट्स को चेक करते हैं कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू
दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या जो यूज़र्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है या नहीं है। गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ये होगा एक्सटर्नल यूजर्स बिकॉज दीज आर एक्सटर्नल टू दी एंटरप्राइज, है ना। इन्वेस्टर्स को क्यों चाहिए, ये जानने के लिए कि बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकता है, अगर कमा सकता है तो क्या इस बिज़नेस में आज पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये जानने के लिए कि बिज़नेस क्या इतना प्रॉफिट कमा रहा है कि अगर इन्हें लोन दिया जाए तो ये रीपे कर सकते हैं। क्रेडिटर्स मतलब वो हो गए जो हमें लोन देते हैं, जिससे हमने पैसा लिया हुआ है ना। सप्लायर्स, सप्लायर्स वो हो गए जो हमें सामान सप्लाई करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इन्हें क्रेडिट में सप्लाई करें, मतलब अगर बाकी में हमें सामान बेच दें तो क्या हम बाद में अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या ये सप्लायर्स हमें कितना सामान दे सकते हैं क्रेडिट पे, बेसिकली ये सब जानने के लिए। तो अब कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स हमारे इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देख के जानना चाहते हैं कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हम उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो ऐसा क्या करें कि वो हमसे compete कर पाएँ, है ना। प्रेस, प्रेस के अलग रीजंस होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, उन्हें प्रेजेंट करने के लिए, कुछ फ्रॉड्स अगर हुए हैं तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए। एक्सटर्नल ऑडिटर्स, मैं जैसे आपको बताया अभी कि वो बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं, किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, है ना। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के ये अंदाज़ा लगाएगा कि आपका टैक्स कितना बनता है और क्या आप वो टैक्स को ठीक टाइम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बेसिकली पब्लिक, पब्लिक को ये जानना होता है बेसिकली कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसका पब्लिक पे क्या असर पड़ रहा है। क्या आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं पब्लिक को, क्या आप एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न्ड है कि नहीं है ना। क्या आप एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट एंड ऑल दीज रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी एट लार्ज, ये आपकी खुद की है नहीं, है ना। तो आपको कंसर्न रहना पड़ेगा जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं उसके प्रति, है ना, कि आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेसिकली पब्लिक को ये सब जानना होता है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, recording in terms of money only, classification of transactions and summarizing, है ना। तो summarizing क्या है, summarizing is the art of presenting the data in a manner which is useful to the users of accounting information, है ना। it is the art of presenting the data in a manner which is easy to understand and use by both external and internal users of accounting information। external and internal users कौन होते हैं वो भी हमने देख लिया। अब समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा, है ना। तो अब आपने ये पढ़ लिया कि समराइजिंग इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा, है ना। बट हाउ इज डेटा एक्चुअली प्रेजेंटेड। आर्ट तो है प्रेजेंट करने का, लेकिन एक्चुअल में डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में आ जाएंगे जो अकाउंटिंग साइकिल होता है। अब अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है क्या नहीं होता है एक बार भूल जाइए। अब ये समझिए कि डेटा प्रेजेंट कैसे होता है ना। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। तो डेटा को प्रेजेंट करना कैसे है, हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे अभी। ओके, सो डेटा प्रेजेंट कैसे होता है ना। तो फर्स्टली कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसे हम लोग, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन, इफ एनी ट्रांजैक्शन ऑकर्स, द ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में वो ट्रांजैक्शन फर्स्टली रिकॉर्ड होगा एंड दोज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर कॉल्ड जर्नल, है ना। जर्नल के बाद दोज ट्रांजैक्शंस आर एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू लेजर। आफ्टर लेजर a trial balance is prepared. From the trial balance two things are prepared.
फर्स्टली trading and profit and loss account. Secondly, a balance sheet, है ना? So we started with recording the transaction. After recording the transactions are recorded into books of original entry, which are journal, after which they are classified into ledger. From the ledger, a trial balance is prepared. From the trial balance, two accounts are prepared: trading and profit and loss account and balance sheet. So accounting is basically the art of recording, classifying, समराइजिंग. ये पढ़ा था हमने. रिकॉर्डिंग कहाँ? रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कॉल्ड जर्नल. क्लासिफाइंग कहाँ? क्लासिफाइंग इनटू लेजर. देन समराइजिंग इट इनटू ट्रायल बैलेंस एंड फाइनली प्रिपेयरिंग द टू अकाउंट्स विच आर ऑल्सो नोन एज द फाइनल अकाउंट्स. इसको फाइनल अकाउंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द फाइनल स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, है ना? अभी अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है वो छोड़ दीजिए, बट व्हाट इज, हाउ इज द accounting started? Basically, first the transactions are identified, then they are recorded into books of original entry, then they are classified into ledger, then they are summarized into trial balance and finally into the final accounts. ये बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल है पूरी, है ना? तो अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली स्टार्ट्स with journal and ends with preparation of final accounts, है ना? So accounting cycle basically starts with recording of business transactions in journal and ends with the preparation of final accounts. अब बहुत बार क्या होता है कि जर्नल एंट्रीज अगर 2-4 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो, तो क्या होता है, इसको लेजर में क्लासिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है ना? अगर थोड़ा थोड़ा डेटा हो उसको क्लासिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन अगर 1500 ट्रांजैक्शंस हो और समझ लीजिए आप 5000 जर्नल एंट्रीज हो, तो 5000 जर्नल एंट्रीज को अगर आप क्लासीफाई करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, प्लस बहुत ही दिहाड़ी वाला जॉब हो जाएगा ना. ऐसा लग रहा है दिहाड़ी कर रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन लेके लेजर में डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं. हो सकता है आपको 3 दिन के काम में 30 दिन लग जाए. तो इसके लिए क्या एक सोल्यूशन है कि हम लोग एक सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, है ना? सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, है ना? और बिल्स रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, एक्सेट्रा. तो दीज आर बेसिकली सब्सिडरी बुक्स जो कि हम लोग जर्नल के जगह बना देते हैं. इससे क्या होगा ना कि ये ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी कुछ हद तक क्लासीफाई हो चुके हैं, है ना? सब्सिडरी बुक्स में ये ट्रांजैक्शंस, जैसे कैश के ट्रांजैक्शन सब कैश बुक में आ गए, परचेज के ट्रांजैक्शंस परचेज बुक में आ गए, सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में आ गए, तो एक हद तक ही क्लासीफाई हो चुके हैं. तो इतना क्लासीफाई होने के बाद इनको फिर लेजर में क्लासीफाई करना थोड़ा इजी होगा, है ना? तो बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है, ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई होगा, फिर जर्नल्स में रिकॉर्ड होंगे, फिर लेजर में क्लासीफाई होंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, लास्ट में फाइनल अकाउंट्स बनेंगे जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है ना? तो ये पूरे साइकिल को, ये साइकिल यहाँ से रिकॉर्ड स्टार्ट होता है यहाँ तक, है ना? रिकॉर्डिंग ऑफ
ट्रांजैक्शंस इन जर्नल से लेके प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इस पूरे साइकिल को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल, है ना। तो अब तक हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग एक आर्ट है और एक साइंस है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं जिसमें मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, कि ट्रांजैक्शंस विच occur have to be measured in terms of money only and not in any other unit of measurement, है ना। ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई कैसे करना है, ग्रुप कैसे करना है, एक तरह के ट्रांजैक्शंस को एक ही साथ ग्रुप करके कैसे लिखना है, समराइज कैसे करना है, ट्रांजैक्शन को इस तरह प्रेजेंट करना है कि वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए यूज़फुल रहे। ना हम लोग आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करेंगे। जो हम लोग ने समराइज करके ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स बना दिए, प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, बैलेंस शीट बना दी। अब उस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। सो व्हाट इज़ बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स इन्वॉल्विंग एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, इन अ मैनर विच अलाउज द एंड यूजर्स कौन, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, टू मेक मीनिंगफुल जजमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, है ना। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स मतलब रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके ऐसे प्रेजेंट करना, डेटा जो फाइनेंशियल डेटा है उसको एनालाइज करना, उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करके प्रेजेंट करना यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कि उनके लिए ईजी रहे कोई भी मीनिंगफुल जजमेंट करना उस डेटा के पीछे। अब एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा, आप इसको एनालाइज करना है फाइनेंशियल डेटा को, तो उसके बेसिकली बहुत सारे टूल्स होते हैं, है ना। ये आप बाद में पढ़ेंगे कि इंटरप्रिटेशन करना है डेटा को या एनालाइज करना है तो बहुत सारे टूल हो सकते हैं। इसमें एक हो सकता है वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है, कि एक ही बिजनेस के दो वर्टिकल्स को कंपेयर करना और प्रेजेंट करना यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ताकि वो ये जजमेंट ले सकें कि कौन सा वर्टिकल ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा वर्टिकल लॉस दे रहा है ना। तो एनालाइज करके डेटा को प्रेजेंट करना यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कि वो अच्छे से इंटरप्रेट कर सके, अच्छे से फाइनेंश जजमेंट ले सके कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे, उन्हें क्या बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। मतलब सब यूजर्स की बात कर रहा हूँ, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। सेकेंडली इज हॉराइजॉन्टल एनालिसिस। हॉराइजॉन्टल एनालिसिस मतलब कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट ईयर्स, है ना। कि ऐसे इंटरप्रेट करके रिजल्ट को प्रेजेंट कर दो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कि वो कंपेयर कर पाए कि 2 ईयर्स का परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। अगर परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ है तो क्यों ड्रॉप हुआ है, अगर इम्प्रूव हुआ है तो क्या रीजंस से इम्प्रूव हुआ है, ताकि वो हम सस्टेन कर सकें, हर बार परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकें, है ना। थर्ड इज बेसिकली रेशियो एनालिसिस। बहुत सारे रेशियोज होते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इस रेशियोज की वजह रेशियोज को भी लेके बहुत जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है। कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समझ लीजिए अभी 10% है और पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 12% था, तो जो रेशियो है वो ड्रॉप क्यों हुआ है, मतलब प्रॉफिट कम हुआ है, क्यों कम हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। तो ये बेसिकली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो ये सब एनालिटिकल डेटा को लेके कुछ मीनिंगफुल जजमेंट्स कर सकें, है ना। इसलिए डेटा को इंटरप्रेट करके प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है ना। अब ये जो चीज़ है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको याद मत रखिए, ये मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बोला था।
बेसिकली आपको याद रखना है कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ। इंटरप्रिटेशन मतलब ये हुआ कि जो डेटा है उसको एनालाइज करना, है ना, ऐसे एनालाइज करके प्रेजेंट करना कि जो एंड यूजर्स हैं वो मीनिंगफुल जजमेंट ले सके फर्म के पोजीशन के बारे में, है ना। इंटरप्रिटेशन मतलब एनालाइजिंग, याद रखिएगा, इंटरप्रिटेशन बेसिकली मीन्स एनालाइजिंग, है ना। अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, ज़रा देख के आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम्म, हमने ये पढ़ लिया कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना भी सीख लिया। अब लास्ट पार्ट है कम्युनिकेटिंग इट टू द स्टेक होल्डर्स, है ना, कि जो अकाउंटिंग डेटा है उसको कम्युनिकेट करना है स्टेक होल्डर्स को। सो इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन of financial data to the users who analyze them as per their requirements. Users of accounting information को communicate करना। अब communication is also an art and therefore accounting is also an art कि कैसे communicate किया जाए डेटा को कि users of accounting information के लिए वो easy हो, कैसे communicate किया जाए, है ना। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी दो टाइप के होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था। एक हो गए ओनर्स, मतलब ये हो गए इंटरनल यूजर्स, जो कि ये पिरामिड मतलब ये समझ लीजिए बिजनेस फर्म है उसके अंदर है। और एक हो गए एक्सटर्नल टू द बिजनेस, है ना। तो ये दो टाइप के यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। इनको कम्युनिकेट करना है डेटा, कैसे करना है, ऐसे करना है कि जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैं उनके लिए कुछ भी डिसीजन लेना, कुछ भी डेटा को यूज़ करना ईजी रहे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कैसे करना है वो हमने देख लिया। अच्छा, बेसिकली नाउ अकाउंटिंग acts as a medium of communication, है ना। अकाउंटिंग के थ्रू ही आप बिजनेस का जो भी पोजीशन है या बिजनेस का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके यूज़र्स, उसके ओनर्स को। और जो भी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग से आप बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को यूज़र्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। अकाउंटिंग एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ business because it acts as a medium of communication. It acts as a medium of communication. It is also known as the language of business.